हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉची थ्योरम के प्रॉब्लम को डिस्कस किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अब कॉची इंटीग्रल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। तो जब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो कुछ छोटी छोटी डिफरेंस है जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को रियल एनालिसिस से डिफरेंशिएट करती है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऐसे ही एक उसी डिफरेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर कोई एक फंक्शन, जैसे कि अगर मैं कॉची थ्योरम को रिकॉल करूं, कॉची थ्योरम क्या कहता था कि अगर फॉर एग्जांपल एक डोमेन है और उस डोमेन के अंदर मैं कोई क्लोज कंटूर ले लूं, बशर्ते क्या होना चाहिए, एफ एनालिटिक होना चाहिए पूरे थ्रू आउट द डोमेन। अगर सपोज एनालिटिक नहीं भी होता है तो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे वो कंटिन्यूस से भी काम चल जाता है। उसमें भी डिफरेंट 3 फॉर्म थे। पहला फॉर्म जो कि कॉची का वीक फॉर्म था, वो ये कह रहा था कि फंक्शन पूरे डोमेन पे एनालिटिक हो और उसकी जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तब हम ये कहते हैं कि कोई भी क्लोज कंटूर इसके डोमेन के अंदर ले लो तो उस क्लोज कंटूर के अराउंड या ओवर जो इंटीग्रेशन होगी वो जीरो होगी। उसी का सेकेंड फॉर्म था कॉची थ्योरम का, जिसे हम कॉची गुरसुट थ्योरम भी कहते हैं। वो ये कहता है कि फंक्शन एनालिटिक हो, इससे भी काम चल जाएगा, तब भी अगर हम कोई भी क्लोज कंटूर उस डोमेन के अंदर लेते हैं तो भी फंक्शन क्या होगी, एनालिटिक होगी। थर्ड, उसको और उसी में कोरोलरी हम डिस्कस किए थे कि अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन पे एनालिटिक हो एक्सेप्ट सम पॉइंट, या फिर ये कह सकते हैं कि फंक्शन पूरे डोमेन पे कंटिन्यूस हो और फंक्शन एनालिटिक हो एट सम पॉइंट ए एक्सेप्ट एट सम पॉइंट ए पॉइंट, कुछ पॉइंट को छोड़ के अगर फंक्शन पूरे डोमेन पे एनालिटिक है लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फिर भी एक क्लोज कंटूर ले लूँ उस डोमेन के इनसाइड, तो भी फंक्शन क्या होगी, एनालिटिक होगी। अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला डिफाइन करेंगे। अब कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है, सपोज मान लो कोई एक ऐसी पॉइंट है जेड नॉट, सपोज एक इसी डोमेन के अंदर एक पॉइंट आ गई जेड नॉट। अब ये सपोज डोमेन के इनसाइड कर रही है जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं वो एक पोल है, पोल हो सकता है वो सिंगल ऑर्डर का, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। या फिर ये कह सकते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, अभी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये चीज़ें हम कभी भी किसके अंदर नहीं कर सकते थे, रियल एनालिसिस के अंदर नहीं कह सकते थे। तो ये एडवांटेज है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, जहाँ पे हम फंक्शन के मतलब पूरे डोमेन के अंदर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है जिसमें हम कॉची थ्योरम को जनरलाइज करके या कॉची थ्योरम का यूज़ करके और कुछ पॉइंट सेट टोपोलॉजी कैंटर सेट का यूज़ करके हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, जिसे हम कहते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। वो ये कहता है कि अगर फंक्शन मान लो किसी डोमेन पे, पूरे डोमेन पे एनालिटिक है और जेड नॉट एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है, दैट इज ये कह सकते हैं 1/z माइनस जेड नॉट। तो हम इस पूरे रीजन पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे। तो उसका अब इन जनरल फॉर्म क्या है वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि आगे जो भी हम डिस्कस करने वाले उसके एडवांटेज क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि रियल एनालिसिस में हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते थे कि अगर वो 1 टाइम डिफरेंशिएबल है तो इस बात की हम गारंटी नहीं दे सकते कि उसका 2 टाइम डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई फंक्शन 2 टाइम डिफरेंशिएबल है तो हम 3rd टाइम के डेरिवेटिव के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो यही चीज़ काफ़ी बेनिफिट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, जो हम रियल में नहीं कर सकते थे वो सारी चीज़ें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर करते हैं। तो एवरी एनालिटिक फंक्शन इज अ इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। ये कहता है कि अगर मान लो कोई फंक्शन किसी डोमेन पे एनालिटिक है तो वो उस डोमेन पे एनालिटिक कितने टाइम्स होगा, वो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होगा, जो कि रियल के अंदर नहीं होता था। रियल के अंदर क्यों नहीं होता था, हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसे मैं अगर आपके सामने एक एग्जांपल ले लूं, हमें पता है कि f ऑफ x, अगर मैं f ऑफ x को x इंटू मॉड एक्स ले लूं तो रियल एनालिसिस के अंदर हमें पता है ये डिफरेंशिएबल होता है।
क्योंकि अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास फंक्शन आ जाएगा -x², जब ये x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, क्योंकि मॉड x की दो वैल्यू होती है, एक तो लेस देन 0 के लिए -x और पॉजिटिव के लिए +x, तो ये आ जाएगा x² जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन, यहाँ पे सपोज लेस देन इज इक्वल टू, ये 0 के लिए कहीं भी चलेगा, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, मुझे चेक किस पॉइंट पे करना है, 0 पे चेक करना है, क्योंकि मॉड फंक्शन जो है वो सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम करता है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे अब इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2x, और सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा +2x, और -2x पे और +2x पे जब मैं 0 पुट करता हूँ मेरे पास वैल्यू आ रही 0, यानी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर f(x) = x इंटू मॉड x है तो हमने कैलकुलेट किया कि जब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, क्योंकि जो -x + x है मैं उसे सिंपल क्या लिख सकता हूँ, मॉड x लिख सकता हूँ। और हमें पता है कि अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो ये मॉड x अब फिर से डिफरेंशिएट नहीं होगा, यानी कि वन टाइम डिफरेंशिएबल के बाद हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि ये जो फंक्शन है वो 2 टाइम डिफरेंशिएबल होगा। तो यही बेनिफिट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन पे तो उस डोमेन पे फंक्शन इनफाइनाइटली टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे हम सेकेंड डेरिवेटिव की बात नहीं करते, अगर 2 टाइम डिफरेंशिएबल है हम थर्ड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर एनालिटिक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी डोमेन पे अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उस डोमेन पे फंक्शन इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होगा। और सेकेंड ये कह रहा है एवरी एनालिटिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस लोकली एज अ टेलर सीरीज इन द विसिनिटी ऑफ अ पॉइंट ऑफ एनालिटिसिटी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है हम उसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं टेलर सीरीज के फॉर्म में। और आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन है अगर वो किसी डोमेन पे एनालिटी है तो जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करेंगे और ये कहेंगे कि उस नेबरहुड पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक टेलर सीरीज डिफाइन कर सकते हैं या फिर पावर सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही एवरी एनालिटिक फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लॉरेंट सीरीज इन द विसिनिटी ऑफ अ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अगर मान लो कोई फंक्शन एनालिटिक है, हाँ, और अगर उसके पास एनालिटिक है एक्सेप्ट सम पॉइंट, या फिर ये कह सकते हैं कि एफ हैज़, अगर उसके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है तो उसके अराउंड हम लोग क्या बना सकते हैं, उसे लॉरेंट सीरीज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक वो एनालिटिक होगा उसके लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, टेलर सीरीज, और जिस पॉइंट पे वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसे एक जनरल फॉर्म में जिसे हम लॉरेंट सीरीज कहते हैं उस फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है हमारा किसके लिए, एनालिटिक की। और जो अगर किसी पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है यानी कि उसके पास सिंगुलैरिटी है तो भी हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज के फॉर्म में। तो यही चीज़ें हमें आगे डिस्कस करनी। बट प्रॉब्लम ये कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में हम सबसे क्या डिफाइन करेंगे, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। देखो पहले तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। अच्छा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला के पहले हम ये इनइक्वालिटी देख लेते हैं और इसके बेस पे एक एग्जांपल देखेंगे जिसे कहते हैं एमएल इनइक्वालिटी। बहुत ही सिंपल रिजल्ट है। ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन अगर मान लो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी क्लोज कंटूर सी पे जिसका लेंथ एल है। मान लो जैसे अगर मैं एक कंटूर ले रहा हूँ, ठीक है, ये कंटूर है, जिस कंटूर का लेंथ मतलब होता है इसको यहाँ से पकड़ के सपोज अलग कर दो, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसे हम कहते हैं इस कंटूर का लेंथ। तो इस कंटूर का लेंथ अगर एल है और फंक्शन किसी डोमेन उस कंटूर पे इस पूरे सी पे क्या है, कंटिन्यूअस है, और जो मेरा फंक्शन है वो बाउंडेड है ऑन सी, पूरे सी पे, यानी कि जो कंटूर है हमारे पास इस कंटूर पे फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, सेकेंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उस कंटूर का लेंथ अगर एल है तो हमारे पास एक इनइक्वालिटी निकल के आती है। और वो इनइक्वालिटी क्या है कि अगर एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन ले लूँ उस क्लोज कंटूर के ऊपर और उसके ऊपर मॉड लगा दूँ तो ये वैल्यू हमेशा किससे लेस देन होती है, m इंटू एल। और m क्या है, ये बाउंड है, किसका बाउंड है, उस फंक्शन का। और दूसरी बात l क्या है, उस कंटूर का लेंथ। और यहाँ पे याद रखना जैसे हम बात करते हैं रियल के अंदर फंक्शन बाउंडेड हो जाता है,
क्यों? क्योंकि वो एक वैल्यू देती है। बट ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं कह सकते बड़ा छोटा, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, उसका रियल वैल्यू लेते हैं। और हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू का अगर हमें रियल पार्ट में कन्वर्ट करना है तो हम उसका मॉडुलस ले लेते हैं, क्योंकि मॉडुलस के बाद जो आंसर आता है यानी कि उसकी लेंथ वो किस में होती है, रियल में होती है। और रियल का हम क्या कर सकते हैं, बाउंड चेक कर सकते हैं। तो मॉड एफ ऑफ एक्स क्या है, ये एफ ऑफ एक्स जो जेड का हमारा एक पॉइंट पे जो इमेज मिलेगा उस इमेज का हम मॉडुलस ले लेंगे, तो मॉडुलस एक रियल आ जाएगी और वहां से हम चेक करते हैं कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू अगर लेस देन एम है तो ये एम बाउंड है और एल उस कंटूर का लेंथ है। बाकी देखो फॉर्मूला एकदम सिंपल है, सिंपल हमने मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज़ किया है। और उसके बाद हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद नहीं बताया था, कि ये जो दिख रहा है ना, ये m को छोड़ दो, इंटीग्रेशन ओवर मॉड डी ऑफ जेड लेते हो तो ये क्या होता है, एक लेंथ निकलता है। यानी कि आगे से अगर फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है किसी क्लोज कंटूर का लेंथ, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को मान लेंगे 1 और डी जेड का मॉड लेके हम क्या निकाल लेंगे, उसका लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे आपको याद होगा रियल एनालिसिस के अंदर जब भी आपको लेंथ फाइंड करना है, रियल एनालिसिस के अंदर जैसे एरिया फाइंड करना है तो हम क्या लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को 1 ले लेते हैं और एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं डबल इंटीग्रेशन के अंदर। ऐसे अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करना है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं, द लेंथ ऑफ कर्व, किसी कर्व का हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे किसी क्लोज कंटूर का अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है कि इंटीग्रेशन उस क्लोज कंटूर के ओवर और डी जेड का मॉडुलस ले लो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया एम एल इनइक्वालिटी। अब देखो इसी के बेस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया जो कि स्टेटमेंट ही है कि एफ ऑफ जेड कंटिन्यूअस है। देखो पहली कंडीशन क्या आती है, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है, कंटूर सी पे जिसका लेंथ एल है और मॉड एफ ऑफ जेड की वैल्यू लेस देन, यानी कि पूरा स्टेटमेंट जो भी प्रीमाइसेस चाहिए किसके लिए, एम एल इनइक्वालिटी के लिए, वो सारी गिवन है। कंटिन्यूअस पहला कंडीशन, सेकेंड एल लेंथ होना चाहिए कंटूर का, और थर्ड ये बाउंडेड होना चाहिए। मतलब बाउंडेड और कंटिन्यूअस ये दो कंडीशन थी वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंटूर। तो हमारे पास रिजल्ट ये था कि अगर हम मॉडुलस लेते हैं किसका, पहले हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर दे उस क्लोज कंटूर के ओवर और उसका मॉडुलस ले ले, ये वैल्यू हमेशा लेस देन होती है, लेस देन इज इक्वल टू एम इंटू एल, हमारा यानी कि फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये खाली आपको स्टेटमेंट याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिंपल आपको स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, और अगर आपको स्टेटमेंट के सारे कंडीशन पता है कि क्या क्या गिवन है, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको एम एल इनइक्वालिटी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसके बेस पे हमको बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉची फर्स्ट इंटीग्रल फार्मूला। अब ये कॉची का फर्स्ट इंटीग्रल फार्मूला है, आगे चल के हम इसे को जनरलाइज करेंगे कि किसी भी पॉइंट पे हम उसका कितने टाइम पे डिफरेंशिएबल कर सकते हैं। अगर हमें फंक्शन की वैल्यू पता है किसी डोमेन पे तो हम क्या करेंगे, उसी को जनरलाइज करके उसका nth डेरिवेटिव यानी कि इनफाइनाइट टाइम उसको डिफरेंशिएबल कर सकते हैं। ये कहता है कि मान लो अगर कोई डोमेन है सिंपली कनेक्टेड डोमेन, मैंने आपको तीनों का मीनिंग पहले ही लास्ट सेक्शन में बताया, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज पिछला वीडियो देख लो, वहां पे मैंने आपको सिंपली कनेक्टेड डोमेन का मतलब बताया। डोमेन का मतलब सिंपल, कनेक्टेड डोमेन साथ में बोलोगे तो ओपन और कनेक्टेड को हम डोमेन कहते हैं, और सिंपली मतलब वो कहीं भी ऐसा कट वुट नहीं करना चाहिए, यानी कि इस तरीके का कुछ ग्राफ नहीं होना चाहिए। या सिंपल हम जैसे कि रियल एनालिसिस के अंदर वन वन फंक्शन कहते हैं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी अगर होती है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी होगा, और अगर एफ ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, और अगर सपोज ए बी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कभी भी इमेज इक्वल नहीं हो सकता। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया, इसका मतलब क्या है कि ए और बी इक्वल है। तो वही सिंपली कनेक्टेड डोमेन, तो किसी भी डोमेन के अंदर सपोज ये डोमेन है और यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है कंटेनिंग द सिंपल क्लोज कंटूर सी, और उसके अंदर कोई एक क्लोज कंटूर ले लूँ सी, मान लो ये क्लोज कंटूर है सी, ये डोमेन हो गया जहाँ पे मेरा फंक्शन एनालिटिक है, और इसके अंदर एक क्लोज कंटूर ले लूँ सी। इफ जेड नॉट इज अ इनसाइड सी, और अगर कोई पॉइंट आ जाए, सपोज ये एक पॉइंट है जेड नॉट, जेड नॉट इस कंटूर के इनसाइड अगर आ गई तो देन इस पॉइंट पे मुझे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, तो ये उसकी वैल्यू हो जाती है 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड
डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास, देखो ये सिंपल क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है, जैसे ये आपके पास एक डोमेन है और उस डोमेन के अंदर मैं एक क्लोज कंटूर ले लूँ सी, ये सी है और ये मेरे पास कोई डोमेन है, और एक फंक्शन डिफाइन कर दूं मैं, जो फंक्शन क्या है, पहली कंडीशन ये एनालिटिक होनी चाहिए, सपोज ये एनालिटिक है, और एक पॉइंट उठा लूँ जेड नॉट, और इस जेड नॉट पे मुझे इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है, यानी कि एफ ऑफ जेड नॉट निकालना है। तो आप सिंपल क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन फाइंड कर दोगे किसके ओवर, एफ ऑफ जेड, इस कंटूर के ओवर एफ ऑफ जेड, और आपको इसको डिवाइड करना है किससे, जेड माइनस जेड नॉट से। और ये जो भी आप इंटीग्रेशन निकालोगे ये किसके इक्वल आता है, ये आ जाता है हमारा 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट। किसके इक्वल आ जाएगा ये, एफ ऑफ जेड नॉट, ये जेड नॉट है, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ जेड नॉट। तो एफ ऑफ जेड नॉट के इक्वल आ जाता है 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। और अगर आपको एफ ऑफ जेड नॉट कैलकुलेट करना है, यानी उस जेड नॉट पे जो कि कंटूर के अंदर लाई कर रही है, तो उस पॉइंट पे अगर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है और उसको 2 पाई आई से डिवाइड करना है। तो एक्चुअल में इसका एम ये फाइंड करना नहीं है कि हमें उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, एक्चुअल में ये बताना चाहता है कि अगर इस टाइप के हमें इंटीग्रेशन फाइंड करने हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जेड नॉट पुट करके उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया होगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एफ ऑफ जेड क्या है, और वो कुछ इस फॉर्म में होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसी फंक्शन पे आपको जेड नॉट पुट करना है और उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई किया है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, 2 पाई आई ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन पे वो पॉइंट पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। अब इसी का डेरिवेटिव हम प्रूव करके, कैंटर वगैरह का यूज करके हम प्रूव करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूं, अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो उसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं एफ डैश इस पॉइंट पे जेड नॉट पे, और ये कुछ और नहीं बल्कि 2 पाई आई 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर एफ ऑफ जेड डी जेड, ये मिलता है। और यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे मैं 1 लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, 1 का फैक्टोरियल। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे जो कि कंटूर के अंदर लाई कर रही है जेड नॉट, और उस पर आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है उस पॉइंट पे, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन फाइंड कर लोगे एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, और आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई। इस फैक्टर से आप उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। अब होता ये है कि इसी चीज को हम जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करने का मतलब इसी चीज को हम इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल, यानी कि हम इंडक्शन का यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये हर एक n के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाता है जिसे हम कहते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का जनरलाइजेशन। आप देख सकते हो ये कैसे होगा, यहाँ पे जिसे हम कहते हैं जनरलाइज कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, जो ये कह रहा है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई एफ ऑफ जेड एनालिटिक है किसी भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर कंटेनिंग द सिंपल क्लोज कंटूर सी, और जिस डोमेन के अंदर कोई सिंपल क्लोज कंटूर है, तो एफ ऑफ जेड के पास हर एक ऑर्डर के डेरिवेटिव होगी उस इंटीरियर पॉइंट जेड नॉट पे जो कि सी के कंटूर के इनसाइड मतलब अंदर लाई कर रहा है विथ। और अगर हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे या nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना। देखो वहां पे हमने 1 फैक्टोरियल लिया था, तो अगर n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये फैक्टर तो पहले भी मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे ये देखो जेड माइनस जेड नॉट के ऊपर पावर कितना होगा, n+1। ऐसा क्यों, जब हमने 1 टाइम डिफरेंशिएबल किया था तो 2 पावर थी, तो n टाइम डिफरेंशिएबल करेंगे तो n+1 पावर है। जब 1 टाइम डिफरेंशिएबल किए थे, यहाँ फैक्टर क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 फैक्टोरियल, लेकिन जब n टाइम डिफरेंशिएबल करेंगे तो ये n फैक्टोरियल। ये आता कैसे, हम एक एक बार क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं।
यानी वन टाइम डिफरेंशिएबल लेंगे तो n -1 n-2 ऐसे कर करके हमारे पास क्या हो जाता है n फैक्टोरियल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बेसिस पे नेट में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार ऐसा हुआ था 2020 में, अगर आप देखोगे तो तीनों क्वेश्चन जो थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट 4.75 मार्क्स में और 3 मार्क्स में लगभग 3 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉची थ्योरम से आ रहे थे। या तो आप उसे कॉची थ्योरम का यूज करके सॉल्व कर दो, या तो फिर आप क्या करो उसे कॉची रेसिड्यू थ्योरम का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो। बट दोनों ही मेथड से आप क्या कर सकते थे, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली रिजल्ट के बेसिस पे। और दूसरी बात यह है कि आप इसके क्वेश्चंस को, अगर आपको प्रैक्टिस है, जैसे मैं भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चंस को तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आदत हो जानी चाहिए कि हाँ किस तरीके से अरेंज करें। और डेरिवेटिव में थोड़ा आपको ध्यान देना होता है। बाकी जिसमें जो कॉची का सिंपल फॉर्मूला था, कॉची का फर्स्ट इंटीग्रल फॉर्मूला, अगर उसके बेसिस पे आते हैं तब तो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को देख के बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इसमें से कुछ 7 to 8 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, बाकी आप सब खुद ट्राई करना, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 रिजल्ट बताता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 1/z - z0। देखो सेम कंडीशन होगी, फंक्शन एनालिटिक होगा। देखो हम मान के चल रहे हैं कि एक डोमेन है। देखो ये रिजल्ट आपको हमेशा मान के चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक डोमेन गिवन है, डोमेन के अंदर एक क्लोज कंटूर ले रहे हैं, ये डोमेन है, डोमेन पे मेरा फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, और एक पॉइंट उठाऊंगा z0 इनसाइड द कंटूर। ये सारे कंडीशंस मैं सपोज गिवन कर रहा हूँ कि ऑलरेडी गिवन होगा। क्योंकि ये गिवन कैसे होगा, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन गिवन रहता है उसी को देख के हम ये बता सकते हैं कि वो एनालिटिक है। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एनालिटिक फंक्शन है, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एंटायर है, एवरीवेयर क्या है, ये एनालिटिक है इन सी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया e⁻z, sin z हो गया, cos z हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं f(z/g) सच दैट g(z) इज नॉन जीरो, ये भी एनालिटिक फंक्शन है। और कैसे हो जाएंगे, e⁻f(z) ले लो, ये भी एनालिटिक फंक्शन है। सारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाएंगे, एनालिटिक हो जाएंगे। हाइपरबोलिक फंक्शन ये भी एनालिटिक है, sin hz cos hz। देखो 7 तो स्टैंडर्ड है, बाकी हम लोग जनरलाइज करके भी क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा और जनरलाइजेशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एनालिटिक फंक्शन खुद फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो रिजल्ट मैंने आपको क्या बताया था कि इंटीग्रेशन 1/z - z0m dz, इसका आंसर हमेशा क्या होता है 2πi या तो 0। 2πi तब होता है जब ये जो m दिख रहा है इसकी वैल्यू 1 हो जाए, और अगर अदरवाइज इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम इसी के बेसिस पे करेंगे। देखो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये हमारी रिजल्ट पता है कि 1/z - z0 होल रेज़ टू n, इसका आंसर 2πi होगा। कब, जब इसका आंसर n = 1 है। लेकिन अगर पावर n नॉट = 1 है तो ये आंसर हमेशा क्या देने वाला है, 0। अब इसी चीज को मैं प्रूव कर सकता हूँ, ये रिजल्ट अगर मैं n को ऊपर लेके चले जाऊं और -n दे दूं और -n को m पुट कर दूं, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कि m की वैल्यू अगर -1 है तो ये आंसर 2πi, और m अगर नॉट = -1 है तो 0। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। देखो ये कि इंटीग्रेशन ऑफ c z - z0 होल रेज़ टू m, ये आंसर हमेशा 2πi होगा जब m की वैल्यू -1 होगी। बाकी हर केस में m 0 हो, 1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, -6, हर एक के लिए इसका आंसर क्या होता है, 0। अगर ये पॉजिटिव में है तो सिंपल सी बात है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये हमेशा क्या होगा, एनालिटिक होगा, या फिर ये कह सकते हैं एंटायर है, एवरीवेयर क्या है, ये एनालिटिक है। करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें से। देखो ये कह रहा है इंटीग्रल, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, जहां पे z0 क्या है, ये इनसाइड है c, मतलब कंटूर के अंदर कंटेन कर रहा है, c एक क्लोज कंटूर है, ये किसके इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है, z - z0 होल रेज़ टू m, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, जब भी m की वैल्यू -1 होगी तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 2πi। तो यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड क्यूब माइनस 6 अपॉन 2z माइनस आई, और एक कंटूर दिया है z माइनस आई इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें रीजन फाइंड करना होता है। वो जो कंटूर दिया है ना, हम पहले ये चेक करेंगे कि उस कंटूर का रीजन क्या होगा, और उसके बाद रीजन में ये देखेंगे क्या वो जो पॉइंट है z0 क्या उस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। अगर वो पॉइंट उस कंटूर के अंदर लाई कर रही है तब तो प्रॉब्लम है, और हम क्या यूज करेंगे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो कंटूर वो जो पॉइंट है वो कंटूर के अंदर नहीं, यानी वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कहेंगे कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, और एनालिटिक फंक्शन है यानी कि आंसर उसका क्या आने वाला है, 0 बाय कॉची थ्योरम। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्म में लेके आएंगे। किस फॉर्म में लेके आएंगे, एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, इसकी कुछ पावर में लेके आएंगे। अगर पावर 1 है तो 1 रखेंगे, या फिर 2 और 3 है तो उसको हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है कि जेड क्यूब माइनस 6 अपॉन 2z माइनस आई, तो मैं इसको किसके इक्वल बताऊंगा, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। तो मुझे क्या करना होगा, इसको एक फॉर्म में लिखना होगा, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट के फॉर्म में लिखना होगा। तो अब देखो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देख सकते हो सिंपल कैलकुलेशन है, जेड क्यूब माइनस 6 2z माइनस आई। अब अगर मुझे इसको z माइनस जेड नॉट के फॉर्म में लाना है तो z का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और अगर z का कोएफिशिएंट 1 है तो हम लोग क्या ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, और 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, z और माइनस आई बाई 2। तो यहाँ से क्या हो गया, z माइनस जेड नॉट है तो जेड नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई बाई 2। तो अब हमें चेक करना है कि जो हमारा डोमेन है, हम एक रीजन बनाएंगे और उस डोमेन के अंदर चेक करेंगे कि आई बाई 2 कंटेन कर रहा है। अगर आई बाई 2 कंटेन कर रहा है तब तो हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आई बाई 2 उस कंटूर के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, हम क्या कहेंगे, फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, या फिर हाँ एनालिटिक है इस डोमेन पे, तो हम कहेंगे डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब हमें कंटूर क्या दिया है कि z माइनस आई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक किसके फॉर्म में, z माइनस ए, मॉड z माइनस ए इज इक्वल टू आर, जो कि एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर a है और उसका रेडियस कितना है, r। तो यहाँ पे देखो सेंटर के प्लेस पे क्या दिया, i, तो i है और उसका रेडियस कितना है, 1 है। तो सेंटर i है और रेडियस क्या है, 1 है। तो सेंटर i और रेडियस 1, तो सेंटर को 1 पे खड़े करके 1 रेडियस का एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं i पे खड़े होके 1 रेडियस का एक सर्कल बनाऊंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 पे i पे एक 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब i पे 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो चेक करना है कि i बाई 2 कंटेन कर रहा है इसके अंदर। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये i बाई 2 है और जो कि उसके अंदर लाई कर रहा है। अब i बाई 2 लाई कर रहा है, इसका मतलब इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ये जो भी हमारे पास टर्म बचेंगे, ये पूरा टर्म ये एफ ऑफ जेड हो जाएगा। तो एफ ऑफ जेड पे हम पॉइंट पुट करेंगे i बाई 2 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 पाई आई से। तो 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ आई बाई 2, वेयर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब माइनस 6 बाई 2, क्योंकि बाकी जो बचा था हमने उसको किसके फॉर्म में लिख दिया, z माइनस जेड नॉट। अब जैसे यहाँ पे अगर हम i पुट करते हैं किसके प्लेस पे, z के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा i बाई 2 का होल क्यूब माइनस 6। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 माइनस 6x। माइनस नहीं होगा, देखो जब इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इसको उस कॉची इंटीग्रल के फॉर्म में लेके आना। अगर हम एक बार इसको कॉची इंटीग्रल के फॉर्म में लेके आ गए कि एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, मेन एम हमारा यही था। अब ये देखो ये इसके फॉर्म में हो गया, जेड नॉट यहाँ पे क्या आ गई, आई बाई 2, और बाकी जो भी बचेगा उसे हम क्या ले लेते हैं, एफ ऑफ जेड। तो सिर्फ यहाँ पे जेड नॉट पुट करना है, यानी कि आई बाई 2 पुट करना है, और जो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 पाई आई से। तो ये देखो हमने 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दिया, और सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है पाई बाई 8 माइनस 6 पाई आई। अब हम चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट है। तो पाई बाई 8 माइनस 6 पाई, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, बाकी फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग। तो सिंपल क्वेश्चन था,
और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द वैल्यू फाइंड करना इस इंटीग्रेशन का। अब यहां ध्यान दो, जो कंटूर गिवन है ना वो दो तरीके से गिवन हो सकता है। एक तो अलग से वो सी करके दे दे और एक कंटूर दे दे, या फिर यहाँ पे हम जो सी लिखते हैं वो सी के प्लेस पे कंटूर की वैल्यू दे दे। जैसे यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल टू 3, मॉड z इज इक्वल टू 3। मॉड z इज इक्वल टू 3 का मतलब ये एक ओरिजिन पे 3 रेडियस का सर्कल है। हम क्या करेंगे, ओरिजिन पे खड़े होके 3 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, e रेज टू z बाय z माइनस 2, वेयर z नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये f ऑफ z हो जाएगा। तो z नॉट के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे 2, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या होगा, ई स्क्वायर। सिमिलरली आप देखोगे ये भी क्वेश्चन सही है, सेम क्वेश्चन यही है, सिर्फ यहाँ पे z इज इक्वल टू 3 को इसने अलग से कंटूर करके दे दिया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर। यानी कि दोनों ही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे कंटूर को यहाँ पे लिखा है और इसने यहाँ पे सी करके कंटूर को यहाँ लिख दिया है, बट क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक है, पूछने का तरीका अलग है बट दोनों क्वेश्चन सेम है, तो देयरफॉर दोनों ही क्वेश्चन के आंसर क्या आ जाएंगे ई स्क्वायर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या किया मैंने, एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस जेड नॉट के फॉर्म में लिखना है, तो ये देखो ये ऑलरेडी एफ ऑफ जेड हो जाएगा, ये जेड माइनस जेड नॉट के फॉर्म में, तो जेड नॉट की वैल्यू 2 आनी चाहिए। और सीधी सी बात है, अगर आप ओरिजिन पे खड़े होके एक 3 रेडियस का सर्कल बनाओगे तो 2 तो आपके पास कंटेन करेगा, वो इनसाइड पॉइंट है, तो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इसका आंसर क्या आ जाएगा ई स्क्वायर। तो दोनों के आंसर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये देखो ये पूरा एफ ऑफ जेड जैसा नहीं दिख रहा है, और इसके बाद अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे -1 लिख सकता हूँ +1 को, तो ये मेरे पास -1 क्या हो जाएगा जेड नॉट। अब हमें जेड नॉट चेक करना है क्या हमारे कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। कंटूर हमारा क्या है, मॉड जेड इज इक्वल टू हाफ, यानी कि ओरिजिन पे खड़े होकर हाफ रेडियस का सर्कल बनाना है। और सिंगुलैरिटी हमारी क्या आ रही है, सिंगुलैरिटी मत यूज करो, जेड नॉट यूज करो। जेड नॉट क्या है 1, क्या कहीं पे भी 1 लाई कर रहा है, 1 कहीं यहाँ होगा, और सर्कल हमारा रीजन हमारा ये है, तो 1 इसके अंदर लाई ही नहीं कर रहा है, और 1 लाई नहीं कर रहा है मतलब ये फंक्शन पूरी तरीके से एनालिटिक है। तो बाय कॉची थ्योरम अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है पूरे डोमेन के अंदर और उस पर ऐसी कोई पॉइंट नहीं डिफाइन कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा फंक्शन एनालिटिक हो गया। अब ये इसे हम एफ ऑफ जेड नहीं बोलेंगे, अगर मैं पूरे फंक्शन को सपोज इसको मैं पूरा जी ऑफ जेड बोल दूं, तो जी ऑफ जेड क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। और अगर जी ऑफ जेड एनालिटिक है पूरे डोमेन पे, हम ये कहेंगे कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा बाय कॉची थ्योरम 0। तो यहाँ पे हमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज नहीं करना है, मैं यही आपको बता रहा था, आपको चेक करना है कि वो जो जेड नॉट है क्या वो कंटूर के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो आंसर क्या होगा, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर वो लाई नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली बाय कॉची थ्योरम क्या कहेंगे, वो एनालिटिक होने की वजह से आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे आंसर कितना आ गया 0। अब सॉल्यूशन भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेम है वैसे ही। हाँ, क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, सॉरी शायद एक मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, यहाँ पे देखो 2πi पहले से ही डिवाइड किया है, तो 2πi डिवाइड किया, इसके लिए आंसर ई स्क्वायर आ रहा है, बट यहाँ पे 2πi नहीं है, तो हमें 2πi से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट होगा और इसका आंसर 3 होगा। सॉरी, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि 2πi फैक्टर भी तो होता है हमारे पास, तो अगर 2πi फैक्टर है तो हम क्या करेंगे 2πi से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2πi से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ तो कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे कुछ नहीं था, इसके लिए 2πi से मल्टीप्लाई करके 2πi इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी फोर्थ का एनालिटिक की वजह से वो डायरेक्टली 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का है, जिसका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। आपको रीजन ड्रॉ करने आना चाहिए और उसके फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हमें एक रीजन दिया वो यूनिट सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 1, और पूछा है इंटीग्रेशन ओवर सी जेड बाय डी जेड, ये क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझो, मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे पास गिवन है मॉड जेड इज इक्वल टू 1, मैं इसका स्क्वायर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँगा तो ये होगा क्या, मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट वी नो दैट कि जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा जेड इंटू जेड बार वैल्यू 1, तो यहाँ से निकल के आगे जेड बार की वैल्यू 1/z,
यानी कि जेड बार के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जब मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना था तो जेड बार के प्लेस पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये तो हमें पता है कि 1/z dz, इसका आंसर क्या होगा, या तो 2πi होगा या तो आंसर क्या होगा 0 होगा। 2πi आंसर कब होगा, ये किसके लिए, पहली बात तो ये सुनो, जेड नॉट अगर इंटीरियर पॉइंट है तब तो ठीक है, जेड नॉट यहाँ पे क्या हो गया 0। अगर 0 इंटीरियर पॉइंट ही नहीं है तो बात खत्म। पहले हम देख लेते हैं, सीधी सी बात है, एक यूनिट सर्कल है तो 0 इंटीरियर पॉइंट होगा। तो वो रिजल्ट याद करो कि अगर जेड नॉट इंटीरियर है तो 1/z माइनस जेड नॉट dz का आंसर 2 ही आंसर आता है। अगर पावर 1 तो आंसर 2πi, अगर पावर 1 नहीं तो आंसर क्या है 0। तो यहाँ पे पावर 1 है, इसका लिए आंसर क्या हो जाएगा 2πi। यहाँ पे हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। सिंपल f ऑफ जेड पे 0 पुट कर दो, बट f ऑफ जेड के प्लेस पे तो 1 है तो पूरा 1 आ जाएगा, और 1 इंटू 2πi आंसर कितना आ जाएगा 2πi। तो देयरफॉर यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा 2πi। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, आंसर कितना है 2πi। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना है। पहले तो ध्यान दो यहाँ पे 2πi नहीं है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 2πi मल्टीप्लाई करना है। एक तो माइंड में आपके ये होना चाहिए कि जो भी आंसर आएगा उसको 2πi से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से गिवन नहीं। अब आपको ध्यान देना ये -1 है, क्या -1 लाई कर रहा है डोमेन के अंदर। अब डायरेक्टली देखो आपके माइंड में आना चाहिए कि मॉड जेड इज इक्वल टू 2, 0 पे खड़े होकर 2 रेडियस का सर्कल बनाना है। -1 कहीं यहाँ लाई करेगा, मतलब -1 जो है वो लाई कर रहा है, क्योंकि जेड माइनस जेड नॉट होता है। तो जेड माइनस जेड नॉट के फॉर्म में लिखने के लिए 1 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, उसको कैसे लिख सकता हूँ 1 इंटू -1, तो -1 हो गया जेड नॉट, और -1 सेट के अंदर मतलब जो रीजन है कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। तो देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इस जेड के प्लेस पे मैं -1 पुट कर दूंगा तो e⁻², और जो फैक्टर था हमारे पास 2πi से मल्टीप्लाई कर दो। आप चेक कर लो 2πi कहाँ है, यहाँ पे है, और उसको मल्टीप्लाई करना है e⁻² से। तो देयरफॉर फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो ये क्वेश्चन है 6 का सॉल्यूशन है और ये 7 का सॉल्यूशन है। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 भी सेम वैसे ही है, कह रहा है कि 1 पे खड़े होके पहले देखो रीजन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे रीजन फाइंड करना। एक तो रीजन फाइंड करना और एक तो आपको पहचानना कि जेड नॉट क्या है और एफ ऑफ जेड क्या है। ये एफ ऑफ जेड है, ये जेड माइनस जेड नॉट के फॉर्म में, जेड की वैल्यू आ गई πi, क्या πi डोमेन के अंदर लाई करेगा जो रीजन है। तो जो कंटूर ड्रॉ करेंगे, कंटूर हमारे पास क्या है कि 1 पे खड़े होके 6 रेडियस का सर्कल बनाना है। तो जब मैं 1 पे खड़े होके एक 6 रेडियस का सर्कल बना, कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब पूछ रहा है πi, तो πi तो कहीं कुछ यहाँ लाई करेगा 3.14, तो 3.14 तो 0 और 7 के बीच में है, तो देयरफॉर लाई कर रहा है। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो πi, तो e⁻3πi, और जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर दो 2πi से। अब e⁻3πi को मैं क्या लिख सकता हूँ, चाहे कॉस फंक्शन हो या जेड फंक्शन हो, दोनों किसके फंक्शन है, या फिर e⁻2πi, ये किसका, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड कितना 2π है। तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा e⁻πi, और e⁻πi क्या होता है sin पाई तो 0, क्योंकि e⁻zi को हम लोग लिखते हैं, या फिर हाँ कैसे लिख सकते हैं cos x या फिर cos z प्लस i टाइम sin z। जब मैं साइन में पुट करूंगा तो 0, लेकिन जब मैं cos में पुट करूंगा तो cos πi -1, तो 2πi को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा सिंपल -2πi, बाकी सारे आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन थे। अब इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन किए किसी में हमने जनरलाइजेशन का यूज नहीं किया। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं जहां पे हम जनरलाइजेशन का यूज करेंगे और उसके बेस पे एक एग्जांपल करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। या फिर बहुत सारे मैंने क्वेश्चन दिए जहां पे आप इस फॉर्मूले का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। आपको क्या होना चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशन है, वो काफ़ी आपका माइंड है, और दूसरी बात है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन को पूछा किस तरीके जा रहा है और क्वेश्चन में गिवन क्या है। अदरवाइज आपको कंफ्यूजिंग हो सकती है। आपको ने स्टेटमेंट पे बहुत अच्छी पकड़, स्टेटमेंट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। देखो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये देखो ये क्वेश्चन है जो कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का जो जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला।
ये कह रहा है कॉस जेड बाय जेड क्यूब, सिंपल सी बात है, जेड माइनस जेड नॉट के ऊपर पावर आ गया 3। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, ये हमेशा n+1 के फॉर्म में रहता है। जब हम एफ डैश जेड फाइंड करते हैं तो पावर 2, एफ स्क्वायर करते हैं तो पावर 3। इसका जो भी आंसर आएगा फंक्शन का डबल डेरिवेटिव और जेड नॉट पुट करना है, ये किसके फॉर्म में, जेड माइनस जीरो का स्क्वायर। तो जो भी इसका आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 पाई 3 पावर था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव और जेड नॉट। और जेड नॉट क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। फंक्शन क्या दिया है, ऊपर कॉस जेड दिया है। अब कॉस जेड को अगर 2 टाइम डेरिवेटिव करोगे, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा, फिर से कॉस जेड आ जाएगा। और एक बार साइन कॉस जब साइन करोगे तो साइन किस में चेंज आएगा, माइनस में, और सेकेंड टाइम करोगे तो फिर से प्लस रहेगा। तो माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस का साइन आ गया, तो -2 पाई, और कॉस जेड में आप जैसे ही 0 पुट करोगे आंसर 1, यानी सिंपल आपका आंसर क्या आ गया, -2 पाई। तो अच्छा, और ये डेरिवेटिव भी है ना, सॉरी, यहाँ पे डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला था कि वो जो फैक्टर है ना वो n फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई होता है। तो जब यहाँ के n फैक्टोरियल को वो इंटीग्रेशन के साथ रहता है, जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो फैक्टर लेफ्ट साइड में आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। फॉर्मूला चेक कर देना एक बार, ये कैसे होता है, 2 पाई आई, या फिर ऐसे देखो, f रेज टू nth डेरिवेटिव एट अ जेड नॉट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई द इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कंटूर ओवर द इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट होल रेज टू n+1 ओवर कंटूर c। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -पाई। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हो। सबको जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है कि कौन कौन से आंसर राइट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 क्वेश्चन, 2nd क्वेश्चन, ये सब क्या करना है, आपको खुद सॉल्व करना है, और जो भी इसका आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और सबको बताना है जो भी सॉल्व करेंगे इसमें से बाकी सबका आंसर क्या होगा, ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। बल्कि आपको अगर इसका पीपीटी चाहिए तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स के 2 लेक्चर और अलजेब्रा के कंप्लीट होते हैं मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। तो ये क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो सिंपल इसी रिजल्ट के बेसिस पे। अब 2 रियल जेड है, 2 रियल जेड जब भी आता है आपको पता होगा रियल जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, रियल जेड इज नथिंग बट जेड प्लस जेड बार बाय 2, जेड प्लस जेड बार यानी कि जेड का कॉन्जुगेट बाय 2। लेकिन 2 को ये साइड लेके आ जाएंगे तो जेड प्लस जेड बार होगा। यूनिट सर्कल गिवन है तो यूनिट सर्कल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जेड बार की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जेड बार इज इक्वल टू 1/z। तो हमारे पास 2 रियल जेड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जेड प्लस 1/z। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। फिर जेड प्लस 1/z है, फिर जेड प्लस जो 2, आप मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने, ये सब स्क्रीनशॉट ले लो और सारे क्वेश्चंस आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। अगर कुछ भी डाउट रहता है, अच्छा ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कुछ और नहीं बल्कि लेंथ ऑफ आर्क लेंथ होता है एल का, कि जब भी आपको आर्क लेंथ निकालना है तो आप इंटीग्रेशन वेयर एल, इसे कंटूर बोलो या रेक्टिफिएबल आर्क। कंटूर का मतलब ये होता है कि एक रेक्टिफिएबल आर्क जो कि 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर्क ऑफ लेंथ। तो ये आंसर 3 है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, ठीक है, तो फिर आगे का ये एक और क्वेश्चन है जो कि CSIR नेट में पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन है, z-1। आप डायरेक्टली इसको देख के आंसर बता सकते हो। जो रिजल्ट मैंने दिया था, 2 रिजल्ट दिए थे, उसका रिजल्ट करके यूज़ करके डायरेक्टली इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये आप कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट सर्कल दिया है। यूनिट सर्कल मतलब मॉड z इज इक्वल टू 1, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1। उसके बाद आप सिंपल कंजुगेट का यूज़ करके कि कंजुगेट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे पहले आप मल्टीप्लाई करना, z 1 प्लस जेड प्लस
जेड स्क्वायर, कि कंजुगेट ये कहता है कि आप कंजुगेट के ऊपर पावर लगाओ या पावर लेके कंजुगेट, आंसर दोनों का सेम आता है। तो वो सब रिजल्ट यूज़ करके आप सिंपल इसे सॉल्व कर सकते हो। ये सब नेट के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर 3 में और कुछ रिजल्ट देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ये अब बाद में कुछ 4-5 लेक्चर के बाद फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक अप्लाइड सेक्शंस का लेक्चर लेंगे, उसके बाद फिर रियल एनालिसिस का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मेन फोकस हमारा रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड द थर्ड वन इज लीनियर अलजेब्रा। इसी 3 टॉपिक पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। तो उसके बाद हम एक अप्लाइड का साथ साथ में लेते चलेंगे, ताकि अप्लाइड से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका रियल से कुछ अगर हार्ड आ जाता है या फिर आपके रियल के 2-4 क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट कौन देता है, अप्लाइड है। या फिर आपका पार्ट ए में अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो आपको अप्लाइड का काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो एक लेक्चर बीच बीच में हम अप्लाइड के भी लेंगे, उसके बाद फिर से रियल का, एनालिसिस का, काउंटेबिलिटी और पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम सीक्वेंस पे जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जितने क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करो खुद। कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझसे ग्रुप पे जुड़ सकते हो। ग्रुप का भी मैं लिंक पे आज शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आप, मैं तो नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ, फिर भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।